मैं पेशेंट में इसी को ऐसे कर लेती हूँ। अब ठीक है, राइट साइड हाँ, इट्स ऑन राइट साइड। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ज़ीफॉइड स्टर्नम है, अनर बॉर्डर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। ज़ीफॉइड स्टर्नम पे आपने हाथ रखना है और इस हाथ को ऐसे कर्व करना है। कर्व करने के बाद आपने जेंटली क्या करना है, ऐसे हाथ को डिप करते जाना है। जहाँ पे फंडस ऑफ यूट्रस लाइक फंडस है, आपका हाथ डिप करके ऐसे स्टॉप करना है और आपके हाथ में क्या आ जाएगा, फंडस ऑफ यूट्रस। यहीं पे आपने क्या करना है, हाथ रोक देना है। रोकने के बाद आपका ये राइट हैंड क्या है, फ्री है। राइट हैंड पे आपने क्या किया, सिम्फिसिस प्यूबिस को पल्पेट किया। सिम्फिसिस प्यूबिस की इस साइड को यहाँ से आपने क्या करना है, इंचटेप आप सबके पास आपके बॉक्स में होनी चाहिए। इंचटेप लेना है, उससे जो मेटालिक स्मॉल सा मेटल पार्ट है उसको अपने इस हाथ के नीचे यहाँ रखना है और इस हाथ के नीचे इसको होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद इसको स्ट्रेटली आप लेके आओगे यहाँ। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इससे भी पहले की बातें दोबारा एक हाथ से स्टेबलाइज करोगे, अगले हाथ से फंडस ऑफ यूट्रस को क्या करोगे, जेंटली पल्पेट करोगे। फिर इस हाथ को स्टेबल रखोगे, इस हाथ से फंडस ऑफ यूट्रस को आप पल्पेट करोगे। अगर तो यहाँ पे फंडस ऑफ यूट्रस पे आपको प्रेजेंटिंग जो पार्ट है जो कि फंडस पे है वो फील होगा। अगर सॉफ्ट है तो आपको रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि इट्स इज द पल्पेशन ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस for the part present in the fundus, whether that is the head of the baby, whether that is the buttocks of the baby. ठीक है, सेकेंड चीज जो आपने करनी है, आप आ जाते हो लिपोर्स 2, दैट इज द लेटरल पल्पेशन। लेटरल पल्पेशन जो है वो क्या है कि इसमें आपने हाथ फंडस पे करना, दोनों हाथ आपके। अब आप क्या करते हो, थोड़ा सा नीचे आ जाते हो। नीचे आने के साथ जो है आपने ये हाथ क्या किया, एक साइड को स्टेबलाइज किया, एक साइड से आपने जेंटली क्या किया, लेटरल पल्पेशन की। इसमें आपने क्या देखना है कि जो है यहाँ पे आपको जो बैक है बेबी का वो क्या होता है, कंटिन्यूटी में आपको स्पेस नहीं मिलती, लेकिन जिस साइड पे बेबी के पाँव और बेबी के हाथ है तो उसके बीच में आपके फिंगर्स डिप कर जाते हैं। लेटरल पल्पेशन आपको क्या बताएगा कि बेबी का बैक किस साइड पे है, बेबी के जो है चेस्ट और लिम्स किस साइड पे है, क्योंकि मोस्टली बेबी चेस्ट और लिम्स उसके दोनों चेस्ट के साथ होते हैं, पाँव भी ऊपर कर देते हैं। तो आपको और रफ सा एस्टिमेशन लेटरल पल्पेशन किस चीज़ की देगी, अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो आपने क्या किया, लेटरल एक बार इस वॉल को पल्पेट किया, फिर इसको स्टेबलाइज किया, फिर क्या किया, इस साइड को किया। ये आपको बताएगा कि बैक किस साइड पे है, चेस्ट किस साइड पे है, लिम्स कहाँ है, अमाउंट रफ एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपका हाथ बहुत सॉफ्टली बहुत अच्छा डिप करता है तो इसका मतलब है लाइकर है। अगर हाथ के नीचे ही बेबी आपको फील होता है इसका मतलब है लाइकर कम है। और अगर आपका हाथ डिप ही नहीं कर रहा और आप डिप कर ही नहीं सकते एब्डोमेन टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि लाइकर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप किस पे आ जाते हो, रिपोर्ट 3। रिपोर्ट 3 क्या है, पल्पेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। आपने प्रेजेंटिंग पार्ट को क्या करना है, देखना है कि विच पार्ट ऑफ द फीटस इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, या तो क्या हेड हो सकता है या फिर ब्रीच हो सकता है, या फिर अगर बेबी ट्रांसफर्सली पड़ा है तो इस तरह से ट्रांसफर्सली है तो फिर आपको होल बिल्कुल आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, आप क्या करना है, आप देखें कि सेफेलिक बेबी है तो कफेलिकली आपने देखा बेबी को, आपने क्या करते हैं, आप रिपोर्ट 1 और 2 में आपने पेशेंट को क्या किया, फेस किया आपके पेशेंट की तरफ। नाउ यू विल बी फेसिंग द फुट ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या करना है, इस तरह से खड़े होना है। अब आपका लेफ्ट हैंड से के आपने क्या करना है, होल्ड करना है, दिस इज कॉल्ड पॉलिक्स ग्रिप। ठीक है, बेबी के हैंड को पूरे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इसको होल्ड करना है और बलोड करना है अपने फिंगर्स के बीच में। इसमें आपने फील करना है कि वेदर इफ दिस इज राउंड और हार्ड से है तो आपको फीलिंग आ जाती है कि दिस इज द हेड ऑफ द बेबी। अगर आपको ये हो कि ये आपको ब्रॉड और सॉफ्ट सी कोई चीज़ फील हो तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इज द बटक ऑफ द फीटस। तो ये दोनों इसका
ये करने के बाद होल्ड आपने किया और अब आपने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो है पल्पेबिलिटी। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे? पल्पेबिलिटी। आपने क्या किया? आपने हेड को ऐसे होल्ड किया था अपने हाथ में और आपने क्या किया? इसको ऐसे हाथ के बीच में ब्लोट किया। ठीक है, ब्लोट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने इसको मूव करने की कोशिश की जेंटल सा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? सिंफिसिस प्यूबिस को पल्पेट करना है। अगर क्या हो कि ये आपने कितने फिंगर से होल्ड किया? 4। ये 5th तो काउंट नहीं हो रहा है, ये पैरेलल ये 4 फिंगर्स के हैं, तो 4 फिंगर से आपने होल्ड किया है। ठीक है, 4 फिंगर्स हो गए। अब आपने क्या किया? सिंफिसिस प्यूबिस को पल्पेट किया अपने राइट हैंड से, और अगर ये हेड ऑफ द बेबी के साथ और सिंफिसिस प्यूबिस के बीच में आपका ये फिंगर डिप कर गया, तो अब हेड कितना पल्पेबल है? 5/5 पल्पेबल है। इसका मतलब ये है कि हेड अभी पेल्विस में इंटर नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हेड बेबी का थोड़ा सा नीचे गया हुआ है और साथ में क्या है कि आपने इसको ऐसे पकड़ तो लिया, लेकिन सिंफिसिस प्यूबिस और बेबी के हेड के बीच में आपकी फिंगर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज 4/5 पल्पेबल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हेड हैज बीन एंटर्ड इन द पेल्विक इनलेट। नीचे नहीं गया है लेकिन पेल्विक इनलेट में एंटर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट क्या है? अगर हेड थोड़ा सा और नीचे जाता है, ये देखिए हेड थोड़ा सा नीचे गया, मेरी जस्ट 3 फिंगर्स में बेबी का हेड आया, तो दिस इज 3/5 पल्पेबल। और अगर थोड़ा सा और नीचे गया तो 2/5। ये देखिए 2/5, यहाँ से 2/5 पल्पेबल हुआ, यहाँ हेड किस लेवल पे आ गया? स्केल स्पाइन्स के लेवल पे। 2/5 पल्पेबिलिटी always tells you that the head of the baby is engaged and it is at 0 station. ठीक है, क्लियर है ये बात? और इंगेजमेंट कभी भी वो जो हम कहते हैं कि जी इंगेजमेंट हेड इंगेज है, जैसे आपने देखा 4/5 हम भी कई बार करते कि 4/5 पल्पेबल है लेकिन हेड इंगेज है, तो आपकी दोनों बातों में कंट्रोडिक्शन है। आप एक तो बता रहे हो कि हेड इंगेज है, आप फिर ऊपर से बता रहे हो कि 4/5। 2/5 पल्पेबिलिटी या 1/5 पल्पेबिलिटी डिफाइन करता है कि हेड इज इंगेज, अदरवाइज कोई और नहीं करता। यहाँ तक क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ? हेड इंटर हो जाएगा और ये 5/5 पल्पेबिलिटी को देखने के लिए दिस इज लिपोर्ट्स 4 और पॉलिक्स ग्रिप जो आप करते हो दिस इज लिपोर्ट 3। क्लियर है? ये 4 लिपोर्ट्स। उसके बाद आपने नेक्स्ट कोई चीज़ करनी है, दैट इज द, हमें पता है स्टेशन होंगे 7 में से 5 स्टेशन जो है 5 स्टेशन जो है वो क्या है? नॉन इंटरेक्टिव है और 2 स्टेशन इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव स्टेशन जो है वो जब भी आएगी, एक काउंसलिंग वाले स्टेशन पे आएगी गायनी की काउंसलिंग, और एक स्टेशन आएगी उस पे कॉन्ट्रासेप्शंस पे। ठीक है, ये 2 स्टेशन इंटरेक्टिव होगी, 5 स्टेशन जो है स्टैटिक होगी, ऑप्स काउंसलिंग पे और कॉन्ट्रासेप्शन पे। ठीक है, गायनी ऑप्स में रखा जा सकता है। सिम्स स्पेकुलम की यूज़ क्या किस लिए करना है? पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं इन टू विजुअलाइज द वजाइना। ठीक है, किस किस प्रोसीजर में करते हैं? डीएनसी में कर सकते हैं, ईआरपीसी में करते हैं। ठीक है, और इसकी इंडिकेशन और उसके बाद इसकी जो है वो सिम्स से इंजरीज हो सकते हैं, मीन्स कि इसकी क्या होंगे साइड इफ़ेक्ट्स कि क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो आपने करना है सिम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज ये क्या है? फर्स्ट कॉज स्पेकुलम, जो बार बार हम कह रहे थे, दिस इज यूज टू विजुअलाइज द सर्विक्स। सर्विक्स को यूज़ करने के लिए इसको डाला कैसे जाता है ये भी कभी कभार होता है, इंटरेक्टिव पे रख देते हैं, कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडलिंग बताओ, तो इस पर लुब्रिकेंट लगा के उसके बाद लेटरली डालते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं? स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद इसको क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा? इंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल दोनों क्या हो जाएंगे? रिट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका ये वाला जो रोटेटर है इसको आपने क्या करना है? इसको आप रोटेट करते हो। रोटेट करने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? ये फिक्स हो जाएगा। ये सेल्फ रिटेनिंग है। अब हो गया, सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आएगी वो क्या होगी? दैट इज़ द सर्विक्स।
Cuscos is always used to do any kind of the procedure on the cervix, either to visualize the cervix. पेप स्मीयर लेने से पहले हम कस्कॉस यूज़ करते हैं, विजाइना से हाई विजाइनल स्वैब लेने से पहले हम कस्कॉस यूज़ करते हैं, सर्वाइकल कोई पैथोलॉजी देखने के लिए कस्कॉस यूज़ करेंगे, सर्विक्स को एग्जामिन करने के लिए कस्कॉस यूज़ करेंगे, यानी सर्विक्स की पे कोई भी कुछ प्रोसीजर करना है, कुछ करना है तो उसके लिए क्या होगा, कस्कॉस स्पेकुलम होगा। ठीक है, सारे स्पेकुलम, ये 2 स्पेकुलम। ठीक है, उसके बाद हम पहले डीएनसी का जो है वो कर लें। दिस इज वॉल्सेलम फॉर्सेप, ये वॉल्सेलम फॉर्सेप रखा जाता है और साथ में ही डीएनसी का प्रोसीजर पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज वॉल्सेलम फॉर्सेप। इसकी देखिए ये टूथ है, हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, टू होल्ड द सर्वाइकल लिप, आइदर द इंटीरियर सर्वाइकल लिप और द पोस्टीरियर। और इसको ये जो कर्व है, इसको सर्विक्स की लिप लाइक ऐसे है तो सर्विक्स की लिप ऐसे पकड़ना है और ये कर्व जो है ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये होल्ड करेंगे, लेकिन कौन सी सर्विक्स, नॉन ग्रेविड सर्विक्स। अगर ग्रेविड यूट्रस है तो उसकी सर्विक्स को पकड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। ये ट्रॉमा नहीं करेगा, देखिए ये क्या है, इसमें लाइनिंग है, ये सॉफ्टली जेंटली सर्विक्स को पकड़ेगा। ग्रेविड सर्विक्स को पकड़ने के लिए स्पंज होल्डर, नॉन ग्रेविड सर्विक्स को पकड़ने के लिए वॉल्सेलम फॉर्सेप। ठीक है, सर्वाइकल लिप्स को पकड़ने के लिए ये 2 हो गए। उसके बाद आपके पास है, अगर हम डीएनसी के लिए जाते हैं तो ये आपके पास ये क्या है, हैगर डायलेटर्स। डायलेटर है जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं, स्मॉल साइज से शुरू करते हैं और फिर लार्ज साइज़ की तरफ जाते हैं। तो इसमें ये है कि इसकी डिफरेंट ग्रेजुएशंस हैं, जो कि आप स्मॉल साइज से लेते हैं, सर्विक्स में डालते हैं, रोटेशन करवाते हैं रोटेटरी मूवमेंट से, ताकि सर्वाइकल ऑस डायलेट हो जाए। These are the Hager's dilator used for the dilatation of the cervix। ठीक है, ये उसके बाद जो है आपके पास ये देखिए बच्चे, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन साउंड। ये यूट्राइन साउंड है, इसमें क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर मेजर द साइज ऑफ द यूट्रस बिफोर एनी प्रोसीजर विच इज़ गोइंग टू बी डन ऑन द इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें यूट्रस का साइज़ पता हो, ऐसे ना हम यूट्रस को परफोरेट करें। परफोरेशन तभी होगी जब हमें यूट्रस का साइज़ प्रॉपरली पता ना हो। तो इसमें डिफरेंट जो है साइजेस लिखे सेंटीमीटर्स में। आप इसको सर्वाइकल ऑस के अंदर डालेंगे तो ये पीछे जाके उतने वीक्स की जो सर्विक्स की है साइज, ऑस उसमें क्या नाम है यूट्रस की, वो बता देगा। ठीक है, ये लेकिन बताएगा क्या मैयर, ये मैडम ने बड़ा पिछले साल बच्चों से क्वेश्चन किया था और उनको नहीं आ रहा था ये। हाँ, और ये क्या है, ये सर्वाइको यूट्राइन कैनाल दोनों को मैयर करेगा। ठीक है, सर्वाइको यूट्राइन कैनाल दोनों को मैयर करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सर्विक्स से डाल के अंदर जाते तो मैयर जो है ये जो करेगा दैट इज़ द सर्वाइको यूट्राइन कैनाल, और वो जितने सेंटीमीटर्स की हो। दिस इज़ यूट्राइन साउंड। ठीक है, साउंड के बाद यूट्राइन साउंड, अब आपने क्या किया, पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को किससे रिट्रैक्ट किया, सिम से, इंटीरियर सर्वाइकल लिप को होल्ड किया किससे, वॉल्सेलम से, डायलेटर हैगर्स डायलेटर से क्या किया, डायलेट किया। यूट्राइन साउंड से आपने साइज सर्वाइको कैनाल लेंथ जो है वो मेजर किया। उसके बाद दिस इज डबल एंडेड यूट्राइन क्यूरेट। ठीक है, यूट्राइन साउंड हैगर्स से पहले यूज करेंगे, नहीं हैगर्स के बाद। अगर तो डायलिटेशन इतनी नहीं है तो कभी कभार होता है कि यूट्राइन साउंड की भी जगह नहीं होती, तो आपको पहले हैगर्स यूज़ करने पड़ जाएंगे। दिस इज़ द क्यूरेट, डबल एंडेड जो है क्यूरेट है, इसका ये ब्लंट एंड है और ये इसका शार्प एंड है। शार्प एंड कब यूज़ करेंगे, ऑन द नॉन ग्रेविड यूट्रस, और ब्लंट एंड कब यूज़ करेंगे, ग्रेविड यूट्रस में। ठीक है, डबल एंडेड यूट्राइन क्यूरेट। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली इसमें क्या है कि आपने क्यूरेटिंग ले ली, बायोप्सी ले लिया और ये हो गया, ये डीएनसी सेट है। अब ईआरपीसी के लिए क्या, क्यूरेट से पहले हम जो है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को किससे, एक और स्पंज होल्डर से होल्ड करेंगे और एक स्पंज होल्डर से जो है ईआरपीसी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो क्यूरेट है इसका ब्लड है, आपने बताया कि अगर ग्रेविड तो ब्लड ब्लड करेंगे और अगर नॉन ग्रेविड है तो शार्प करेंगे।
और इससे लेंगे क्या, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे, यानी एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग होगी। किन किन केसेस में करेंगे, जब पेशेंट आए एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ और एज कितनी हो, मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज हो, तो उसमें हम डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक डीएलसी करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है ये क्या है, ये बाकी जो है ना, आपने ये वाले इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में भी देखे होंगे। दिस इज़ द बीपी नाइफ, ठीक है, बीपी हैंडल है, साथ में जो है वो ब्लेड लगाया जाएगा और इंसिजन देने के लिए, ठीक है। आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए दैट इज़ द ब्लेड को हम बीपी हैंडल पे लगाएंगे। और इंसिजन कौन सा देना है, प्लीज़ याद रखना है, सिजेरियन सेक्शन सबको आने चाहिए। फेनेस्टीन इंसिजन 2 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने स्किन, नेक्स्ट जो है एलिस फॉर्सेप है, ठीक है, एलिस फॉर्सेप, ये आप सबने देखा हुआ है। आर्टरी फॉर्सेप, कर्व आर्टरी फॉर्सेप है। वेसल पकड़नी हो, हीमोस्टेसिस करनी हो तो इससे करेंगे, ठीक है। इसकी ना आप लोगों की एक छोटी सी बुक मिलती है इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ज़रूर आपने पढ़ना है, उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस जो भी है। आर्टरी फॉर्सेप, उसके बाद ये दोनों सर्जन सीजर, ठीक है, और ये स्ट्रेट सीजर, ठीक है, ये दोनों सीजर्स। वैसे ये रेयर है कि रखें, लेकिन एक और सीजर है जो कि हम गायनी के लिहाज से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, एपिजोटमी सीजर, ठीक है। ये कर्व है, ये एपिजोटमी सीजर है, ये रखा भी जा सकता है। तो ये एपिजोटमी सीजर कब यूज़ करते हैं, एपिजोटमी कौन सी पीरियड टीयर है, किस तरह से रिपेयर करना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको आने चाहिए। दिस इज़ ग्रीन आर्मिटेजेस, ये ग्रीन आर्मिटेज हम यूज़ करते हैं किस लिए, यूट्राइन एंगल्स को इंसिजन देने के बाद यूट्रस के एंगल को पकड़ने के लिए, ठीक है, जस्ट यूट्रस के एंगल को पकड़ने के लिए ग्रीन आर्मिटेजेस यूज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्लैम्प्स है, ठीक है, ये जो है ना बिल्कुल आर्टरीज की तरह बड़े साइज़ की होती है। दीज आर द क्लैम्प्स, पेडिकल बनाने के लिए हिस्टेक्टमी में यूज़ किया जाता है। लाइक कहीं पे भी आपने कोई पेडिकल बनाना है, किसी ऑर्गन को कट करने से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, क्लैम्प्स। सर्जरी में भी यूज़ होता है सारे, यानी उसमें भी आप कर सकते हैं। दीज आर 2 क्लैम्प्स। और ये क्या है, नीडल होल्डर है, ठीक है। और ये दोनों टूथ फॉर्सेप है, एक ये जो है सिंपल प्लेन फॉर्सेप है और ये टूथ फॉर्सेप है, ठीक है। और साथ में जो है ये कभी कभार ये रख देते हैं सक्शन कैनुला, सक्शन नोजल, तो ये जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एंड दिस इज, ये है रिलीज फॉर्सेप, रिलीज आउटलेट फॉर्सेप, ठीक है, ये रिलीज है, रिलीज आउटलेट फॉर्सेप, ठीक है, ये आउटलेट फॉर्सेप है। ये रखा जाता है अगर आपकी एक लेबर पे पूरा एक स्टेशन होगा, उसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ब्रीच को डिलीवर करना या ब्रीच के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच में रखना, डीप ट्रांसफ़र अरेस्ट जो है वो पूछा जाता है। तो आपका एक स्टेशन जो है वो लेबर पे होगा और उसमें आपका वो स्किल सेशन है, वो उसमें आपको आने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ लेबर पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है, ब्रीच डिलीवर करके बतानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच में रखना है, ऑसिपिटो इंटीरियर, ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेटरल, ये पोजीशंस बताने हैं, डीप ट्रांसफ़र अरेस्ट कब होता है वो बताना है। ये सारी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताने वाली होती है। एक स्टेशन आपका ये होगा। वैक्यूम कप सब रख लेते हैं। आपने जैसे उठाया, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इसकी, ये इसकी ब्लेड है, ये इसका जो है हैंडल है, अब आपने, और ये इसकी शेफ्ट है, आपने क्या करना है, और ये लॉक है, आपने क्या करना है, यहाँ इसको देखिए, ये इसकी कर्व देखनी है, बच्चा ऐसे पकड़ रहा है, इसकी ये जो कर्व है इसको ऊपर रखना है, इस वाले कर्व को आप ऊपर रखोगे, अगले को पकड़े, अगले को देखें कि आप देखें, अब आपने इसको इसके ऊपर स्लाइड करके लेके जाना है, तो आप फ़ौरन से इसको नीचे रखो, इसको इस हाथ में लो, इसको इस हाथ में लो, एंड जन लॉक, ठीक है। ये देखें,
अप्लाई जब करना है तो ये लेफ्ट राइट का भी इशू होता है कि पहले अप्लाई करने पे पहले लेफ़्ट अप्लाई करना है, फिर राइट अप्लाई, पहले लेफ़्ट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये जैसे ये लॉक पे है, लॉक का एक हिस्सा आप आपने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो कर्व देखना है। कर्व देख लिया, कर्व देखने के बाद आपने लॉक को देखना है। लॉक, एक का लॉक इस तरह से स्मूथ है, एक के लॉक में जो है ये लगा हुआ है, नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर एक के लॉक में इस तरह की वो उसका एक पोर्शन है और एक का लॉक स्मूथ है, तो जो स्मूथ वाला है वो इसके अंदर जाना है। स्मूथ वाले नीचे में बच्चे देखिए, एक मिनट, कर्व वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। कर्व वाला आपने देखा है, इसको ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद देखिए इसका ये लॉक स्मूथ है, लॉक वाला पोर्शन स्मूथ है, लेकिन इस वाले का लॉक वाला पोर्शन ऐसे इसकी, और इसी का ऑपोजिट नीचे वाले पे, नीचे पे वो कंसंट्रेट ना करो, ऊपर पे ही आपने क्या करना है, ये जो स्मूथ वाला जिसका लॉक स्मूथ है उसको सिंपली इसके ऊपर स्लाइड करना है। वो वाला भी तो इस साथ में रख के उल्टा पकड़ सकते तो यही साल, पिछले साल यही तो कर रहे थे, यही तो बता रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये देख लीजिए, कर्व नीचे चला गया, कर्व को ऊपर रखना है, उठाते ही जो आपने देखना है वो कर्व देखना है, कर्व को ऊपर रखना है और फिर लॉक को देखना है, लॉक को एक दूसरे पे स्लाइड करना है, बंद करना है। ब्रीज, मैंने कहा ब्रीच डिलीवर करो, ब्रीच बेबी का फुट। उसने कहा मैडम हो ही नहीं सकता कि बेबी कपैलिक ना हो, तो वो कपैलिक तो होगा लेकिन साथ में उसके फुट आएंगे तो वो ब्रीच बनेगा। अब बताओ, उसके पास 5 मिनट था और ये इसको निकालने की कोशिश कर रहा था और ना ये निकल रहा था ना ये, ठीक है। डमी यही होगी, तो आपको डिफरेंट टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ लेबर सबको आने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ लेबर पे हो सकता है कि आप कहो, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच पे हो सकता है कि आप कहो, ब्रीच डिलीवरी पे हो सकता है कि आप कहो, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट पूरी प्लेसेंटा होगी, लाइक उसको थर्ड स्टेज को कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे आपने प्लेसेंटा को डिलीवर करना है, कौन सा आपने मैनूवर करना है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, कौन से ड्रग्स देने हैं, वो आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपने थर्ड स्टेज यानी लेबर के फर्स्ट स्टेज से लेकर लेबर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हर एक चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद जो है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फीटल हेड, डायरेक्ट ऑसिपिटो इंटीरियर क्या है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ऑसिपिटो लैटरल, ऑसिपिटो इंटीरियर, ऑसिपिटो ट्रांसफर्स या जो है डीप ट्रांसफर अरेस्ट, ये सारे एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटल हेड पे एक आपको स्टेशन आ सकता है, ठीक है। आपको ब्रीच डिलीवरी ज़्यादा अगर नहीं आती, लेकिन ये है कि आपको मैनूवर्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए, ब्रीच के टाइप्स पता होने चाहिए कि ब्रीच की कौन कौन से टाइप है, ब्रीच कैसे डिलीवर होती है, क्या होता है, किस टाइप ऑफ ब्रीच को आप वजाइनली डिलीवर कर सकते हो, किस टाइप ऑफ ब्रीच को आप वजाइनली डिलीवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास है कि लेबर पे एक फिक्स स्टेशन ज़रूर होगा। क्या अब सबसे पहली चीज़ है कि आप जब इंटरेक्टिव स्टेशन पे जाओ तो सबसे पहली चीज़ के आपने अपने एग्जामिनर से जो है ग्रीट करना है। ग्रीट करने के बाद आपने जो है आप अपना वो जो आपके पास एक जो कमांड दिया गया है उस कमांड को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास 5 मिनट्स का टाइम होता है, 5 से 6 मिनट्स का टाइम, दैट इज़ सफिशेंट कि आप कोई भी मैनूवर परफॉर्म करो। छोटे छोटे होंगे, लेकिन अगर आप हालांकि ऐसे भी होता है कि मैनूवर परफॉर्म करने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, लेकिन वो ये है कि बच्चे जाते ही हबड़ दबड़ में शुरू हो जाते हैं। रिलैक्स होके करें, आराम से, पहले अच्छी तरह से कमांड को पढ़ें, उसको समझें कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, उसके बाद एक नज़र अपने टेबल पे ज़रूर डालें। वहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है सो वो फालतू नहीं पड़ी, दैट इज़ के उसकी कोई काम है आपके इस मैनुअल में, दैट्स वाई वो चीज़ पड़ी है। उसको कोशिश माइंड में एक मैप बना ले कि मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज करना, ठीक है। या हो सकता है सिंपल यही दोनों पढ़े हो, ठीक। अब आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। लेबर का मैकेनिज़्म डिफरेंट आपने कहना है, साथ साथ आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है। वहाँ इतना डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप उस एग्जामिनर को पढ़ा के उठ जाए, ठीक है। अब लेबर इज़ अ मैकेनिज़्म
mechanism of labor is the attitude of the fetus presenting part क्या है attitude of the fetus इनका रट्टा मुझसे ज़्यादा as it passes through the fetal maternal birth canal. ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द इंगेजमेंट. लेकिन इंगेजमेंट से पहले की चीज़ जो है वो क्या है डिसेंट. ठीक है, ये डिसेंट हम फर्स्ट डिसेंट बताते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट द डिसेंट के बेबी का हेड क्या करे इंगेज होने के लिए डिसेंट. ठीक है, ये फर्स्ट डिसेंट है. ठीक, अब क्या हुआ बेबी का 3 लेबर जो है वो मैकेनिज्म में क्या आ जाता है 3 पीस के बीच में जो है इंटरेक्शन है पावर पैसेज एंड द पैसेंजर. यूट्रस के अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बेबी को जो प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड को वो क्या कराएगा डिसेंट करवाएगा. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिसेंट जो कि ऑलमोस्ट बुक्स में ये ओमिट आउट है, वो इंगेजमेंट से ही स्टार्ट करते हैं. ये क्या है बेबी का हेड इंटर होता है मैटरनल पेल्विस में इन द ऑसिपिटो जो है सैजिटल स्विचर जो है इसका ट्रांसफर होता है, ऑसिपिटो ट्रांसफर पोजीशन है. लेकिन इसके जो ऑसिपिट है हमेशा ये क्या है राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर. अच्छा, ये मदर की पेल्विस के कुछ पार्ट्स है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. क्या ऑसिपिटो हेड ट्रांसफर्स में इंटर होगा आइदर ऑसिपिटो पोस्टीरियर राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में, आइदर लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में, या बेबी का ऑसिपिट लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा. मदर की पेल्विस में ये क्या हो जाएगा इंटर होगा और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ये डिसेंड करता जाएगा. Engagement occurs when the head of the baby passes through the maternal pelvic inlet. ठीक है, maternal pelvic inlet को जब ये पास करे तो हेड क्या हो गया इंगेज हो गया. अब क्या है फर्स्ट डिसेंट था, उसके बाद क्या किया इंगेजमेंट हुआ. इंगेजमेंट के बाद फर्दर क्या हो जाएगी फर्दर डिसेंट होगी. फर्दर डिसेंट होने के साथ साथ अब जीरो हेड जब इंगेज हुआ तो हमें पता है इंगेजमेंट का मतलब है कि बेबी का हेड किधर आ गया जीरो स्टेशन. जीरो स्टेशन पे आया और इसी के साथ ही हमारे पास क्या है ये बेबी का हेड जब यहाँ पे आता है तो सॉफ्ट टिश्यू जितनी भी है मदर की पेल्विस की जो सॉफ्ट टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करेगा और बेबी के हेड को क्या करवाएगा फ्लेक्स करवाएगा. ठीक है, बेबी का हेड फ्लेक्स होता जाएगा. फ्लेक्स होने के साथ साथ जो ऑसिपिट है वो क्या बन जाएगा लीडिंग पॉइंट बन जाएगा. बेबी का हेड जब वेल फ्लेक्स होगा इसको हम क्या कहते हैं फ्लेक्शन. फ्लेक्शन के साथ ही बेबी का जो ये है ऑसिपिट है ये लीडिंग पॉइंट बन जाता है. अब फर्दर जब डिसेंड होता है तो ये लीडिंग पॉइंट जो ऑसिपिट है मदर के पेल्विस में लिवेटर एनाई मसल जो है उसके साथ टच करता है. टच करने के साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ जैसे ही ये टच करता है लिवेटर एनाई मसल नीचे से रेजिस्टेंस देता है. बच्चों को देखा है आपने वो उस पर जंप करते हैं और फिर वो ऊपर उछल के जाते हैं फिर नीचे आते हैं, लेकिन वो वापस अपनी उसी पोजीशन में नहीं आते, वो यूँ रोटेट करके किसी और जगह पर गिरते हैं. इसी तरह से स्लोपिंग गटर ऑफ द मैटरनल पेल्विक फ्लोर को जब ये बेबी का हेड टच करता है तो वो जब इस तरह से टच करे तो वो रोटेट करता है. ठीक है, रोटेट करने के साथ साथ फ्लेक्शन होता है और उसके बाद क्या हो जाती है इंटरनल रोटेशन होती है. बेबी का जो ऑसिपिटो ट्रांसफर पोजीशन में इंटर हो गया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन. ऑसिपिट इंटीरियर आ जाएगा और बेबी का जो फेस है ये सब कुछ है किस में चला जाएगा सेक्रल प्रोमोटरी में जाएगा. फर्दर जो है अब क्या होगा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगी. अब क्या क्या हो गया फर्स्ट डिसेंट हुआ, फिर इंगेजमेंट हुई, फिर फ्लेक्शन हुआ, फिर इंटरनल रोटेशन. रोटेशन के बाद अब क्या हुआ इंटरनल ऑसिपिट किस में आ गया ऑसिपिटो डायरेक्ट ऑसिपिटो इंटीरियर में. ऑसिपिटो इंटीरियर में आने के साथ ही अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया सिम्फिसिस प्यूबिस के बिल्कुल नीचे ये बेबी का जो नेक है वो इसके नीचे आ गया. अब ये नेक जो है क्या काम करेगा एज अ फल्क्रम. ऊपर से फर्दर प्रेशर आएगा, फर्दर प्रेशर के साथ ही बेबी का हेड क्या कर जाएगा एक्सटेंड करेगा. बच्चों एक चीज़ याद रखिए कि बेबी का हेड रोटेट करता है लेकिन बॉडी इसी तरह ट्रांसवर्सली इंटर हो जाता है. थोड़ा सा ऑब्लिक ज़रूर होता है लेकिन रहता वो ट्रांसफर में ही है. ठीक है, अब क्या है हेड जब एक्सटेंशन हो गई तो हेड पे क्या है हेड पे एक ट्विस्ट है, बेबी के नेक पे एक ट्विस्ट है.
वो फौरन से अनट्विस्ट करता है खुद को, एंड दिस अनट्विस्टिंग, दिस एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन के बाद दिस अनट्विस्टिंग ऑफ द फीटल हेड ऑन इट्स नेक इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। दिस इज रेस्टिट्यूशन। और 1/8 ऑफ द साइकिल यानी जेंटल सा, आप देखो कभी ये होता है आप ऐसे मुड़ जाओ, ये देखो नेक पे मरोड़ सी आ गई है, तो जस्ट इसको दोबारा आप इनलाइन होने के लिए ये क्या कहलाता है, रेस्टिट्यूशन। ये 1/8 ऑफ द साइकिल रोटेट करता है और फिर बॉडी और जो शोल्डर है और बेबी का नेक है वो दोनों अलाइन हो जाते हैं, लेकिन ये होता ओब्लिक है। अब दोबारा फर्दर 1/8 ऑफ साइकिल ये रोटेट करता है और हेड जो है वो क्या हो जाता है, जो शोल्डर्स है जो कि ओब्लिक हो गए थे वो क्या हो जाता है, सीधे हो जाते हैं। ये अब जो ये है ये क्या आ गया, शोल्डर जो है वो अब इंटीरियर पोजीशन में आ गया, एक्सटर्नल रोटेशन हुई, उसके बाद फर्दर डिसेंड करके इंटीरियर शोल्डर आप डिलीवर करते हो, शोल्डर इंटीरियर डिलीवर हो जाता है, उसके बाद फर्दर जो है पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होता है और फिर पूरा बेबी डिलीवर होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे इधर पे ही रुक जाते हैं, प्लीज़ रुकना नहीं है, आपने बताना है कि आई विल क्लैम्प द कॉर्ड एंड हैंड ओवर द बेबी टू द पीडियाट्रिशियन। आपा नहीं कहना पापा को ले देते, आपा ने कहा के ले जाते। आई विल हैंड ओवर द बेबी टू द पीडियाट्रिशियन फॉर द रिससिटेशन एंड देन आई विल गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द 3rd स्टेज ऑफ लेबर। अगर आपका एग्जामिनर कहे कि जस्ट टेल मी अबाउट द 3rd स्टेज ऑफ लेबर, उसकी मैनेजमेंट पूछे तो बताना है, अदरवाइज जो आपके कमांड है कि डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ द लेबर एंड डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो आपने स्टार्ट वहीं से बता दें। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिसेंड है, उसके बाद क्या है, इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट के बाद क्या है, फ्लेक्शन है, फिर इंटरनल रोटेशन है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन के बाद रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर, डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर एंड देन डिलीवरी ऑफ द बॉडी ऑफ द fetus एंड देन द 3rd स्टेज ऑफ द लेबर। ये आपने मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताना है। इतना ही काम है, ये 5 मिनट मुझे लगे बोलने में, आपको वहाँ पे बोलने में 2 मिनट लगते हैं, तो पैनिक होकर ना बताए, ठीक है। ये एक मदर, अब बेबी के हेड की पोजीशन इज द रिलेशनशिप ऑफ द हेड ऑफ द बेबी टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मैटरनल पेल्विस। सबसे पहले क्या आ गया आपके पास पोजीशन, एला ऑफ द सेक्रम, ये दोनों साइडों पे जो आपके पास आ रहे हैं, देन आपके पास इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है प्यूबिक बोन या प्यूबिक सिम्फिसिस के जो है ना, ये प्यूबिक ट्यूब्रोसिटी, ये आ गया। उसके बाद आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस और पीछे क्या है, सेक्रम मोंट्री, तो दोनों साइडों पे। अब देखिए अब क्या है, ये पूछते हैं कि डिफरेंट पोजीशन में बेबी के हेड को आप रखें, वो बच्चे को यही कमांड ही नहीं समझ आ रही थी कि पूछा क्या गया, ठीक है। आप देखिए आपके पास, और ये बोन क्या है, पेल्विस की 2 बोन से बनी है, 2 जो है हिप बोन से। अब इसमें एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। अब आपके पास या तो बेबी का अगर क्या हो, और हमेशा हम रिलेशन किस चीज़ का लेते हैं, ऑसिपिट ऑफ द बेबी का इन पॉइंट्स के साथ, मैटरनल पेल्विस के इन पॉइंट्स के साथ रिलेशन। अगर बेबी का ये ऑसिपिट डायरेक्टली सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे है, दिस इज ऑसिपिटो इंटीरियर, ठीक है। अगर ये ऑसिपिट मदर की सेक्रम के साथ है, दिस इज ऑसिपिटो पोस्टीरियर। क्लियर हो गया ये 2 बात। उसके बाद अगर बेबी का ये ऑसिपिट एला ऑफ द सेक्रम के साथ है, तो अब क्या हुआ, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। ये एला ऑफ द सेक्रम के साथ पोस्टीरियर है, और अगर इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ आ जाए ट्रांसवर्स है, प्यूबिक बोन के साथ आ जाए तो इंटीरियर है, ठीक है। अगर ये क्या हो, थोड़ा सा ऐसे ओब्लिक जाए तो ये क्या हो गया, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। अगर ये इस साइड पे जाए तो और अगर ये इस इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ आ जाए तो राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स या लेफ्ट ऑसिपिटो। अगर प्यूबिक बोन के साथ आ जाए तो राइट ऑसिपिटो इंटीरियर या लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर है। यही पूछते हैं कि ऑसिपिटो इंटीरियर में राइट, लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर में करें। अभी डीप ट्रांसवर्स का बता दें। किसका
ये बच्चा पूरा साल घुमाता है फिर भी नहीं बनता है ना। हम जब देखते थे सुहेल साहब के हाथ में होता था, बस हम तब देखते थे बच्चा निकल गया। आज याद आ रहा है, आज देख देखो बच्चों, ये इसकी ऑसिपिट है और मदर की पेल्विस की 3 पॉइंट्स हमने डिफाइन किए। कौन से? हेला ऑफ द सैक्रम, इलियोपेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूब्रोसिटी या प्यूबिक बोन। अगर बेबी और प्यूबिक सिम्फिसिस आगे, सैक्रम पीछे। ऑसिपिट प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे है तो ऑसिपिटो इंटीरियर, सैक्रम के साथ ऑसिपिट लगा हुआ है ऑसिपिटो पोस्टीरियर। अब रह गए लेटरल साइड पे 3 पॉइंट्स। अगर क्या है कि ये थोड़ा सा ओब्लिक है, एला ऑफ द सैक्रम के साथ बेबी का ऑसिपिट आ रहा है, तो ये राइट साइड पे है तो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। अगर यही ऑसिपिट इलियोपेक्टिनियल के साथ लाइन के साथ है तो राइट साइड पे है राइट ऑसिपिटो लैटरल, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट ऑसिपिटो लैटरल ट्रांसफर लैटरल। अच्छा, उसके बाद अगर राइट इसके पास इंटीरियर भी आ रहा है तो राइट ऑसिपिटो इंटीरियर, अगर प्यूबिक बोन के साथ है ऐसे, अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट ऑसिपिटो लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर, और अगर इसके साथ है तो ये क्या है, जीरो स्टेशन पे आ गया और हेड फेल टू रोटेट। ठीक है, हेड ने क्या किया, उसकी जो इंटरनल रोटेशन है वो नहीं हुई और हेड की जो है वो सर्विक्स फुली डायलेट किया, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली आ रहा है, लेकिन हेड यहीं पे स्टक कर गया और इससे आगे नहीं आगे जा रहा, और हेड क्या है, दोनों स्केल स्पाइंस के बीच में फंस गया है। स्केल स्पाइंस आर द मिड पॉइंट ऑफ द मिडर्नल पेल्विक कैविटी। अगर स्केल स्पाइंस के लेवल पे ट्रांसफर्सली बेबी का हेड स्टक कर गया, डिसेंड नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट। ट्रांसफर्स है ना, फ्लेक्शन भी नहीं होगी, प्रॉपर फ्लेक्शन भी नहीं होगी और अरेस्ट करेगा इससे नीचे, फ्लेक्शन भी नहीं होगी इस वजह से। क्लियर है ये बात, ये पोजीशंस है। उसके बाद आपके पास ब्रीच है, वो कहते हैं कि ब्रीच के डिफरेंट टाइप्स बता दें। ब्रीच में क्या है, आपने तो किसको डीप ट्रांसफर अरेस्ट को, अच्छा हाँ, ये उसमें पूछा जा सकता है। डीप ट्रांसफर अरेस्ट को बच्चों हमेशा सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि अरेस्ट हो गया सिजेरियन, ठीक है। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज द कॉज, सिजेरियन सेक्शन हो गया है तो अरेस्ट को आप नहीं कर सकते सिजेरियन सेक्शन में, क्योंकि वो स्टक कर देंगे। डीप ट्रांसफर अरेस्ट को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो स्टक कर देंगे। अच्छा हाँ, वो फिर ऑसिपिटो पोस्टीरियर वाला जो है कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे जाएगा, इंटीरियर होगा, वो होगा, वो कुछ पड़ेगा। अच्छा, और मोटी मोटी बातें पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों ब्रीच में बस 5 ब्रीच की जो है पोजीशंस आपसे पूछ सकते हैं। ब्रीच का बताना है कि when the buttocks of the baby occupies the lower segment of the uterus, this is called breech. 3 types of the breech are there. The first is कि बटक्स आगे ब्रीच बन गया। अगर अब नी ज्वाइंट पे देखना है, अगर बेबी के नी ज्वाइंट पे एक्सटेंशन है तो ये क्या है, एक्सटेंडेड ब्रीच है और इट कैन बी डिलीवर्ड विजाइनली, ठीक है। अगर फुल डेवलप लेबर में आती है मदर, अदरवाइज ब्रीच अगर लेबर में नहीं है, एंटीनेटल पीरियड में डायग्नोस हुआ है, तो ब्रीच के लिए इंडिकेशन क्या है, सिजेरियन सेक्शन। अगर लेबर में आई है और आपने देखना है कि इसको ट्रायल ऑफ द असिस्टेड विजाइनल डिलीवरी देनी है, ब्रीच डिलीवरी, तो उसके लिए क्या है, आपने डिफाइन करना है टाइप ऑफ ब्रीच। ब्रीच अगर क्या है, एक्सटेंडेड है तो इट कैन बी डिलीवर्ड विजाइनली। दूसरी जो टाइप ऑफ ब्रीच है वो क्या है, क्या अगर नी ज्वाइंट फ्लेक्स करें, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स ब्रीच, ठीक है। फ्लेक्स ब्रीच है, दोनों पाव जो है बटक्स के साथ आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट ब्रीच, इट ऑल्सो कैन बी डिलीवर्ड विजाइनली। थर्ड चीज़ क्या है कि बेबी के पाव एक्सटेंडेड हो नीचे, तो दिस इज कॉल्ड फुटलिंग ब्रीच, इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड विजाइनली। फुल डेवलप लेबर में भी आई है तो हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन। ब्रीच की डिलीवरी के लिए मैम ट्विंस में जो हम इंटरनल मोडालिक वर्जन करते हैं तो उसमें तो पाउंड से
वो उसमें करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, फुटलिंग ब्रीच को जिसको आप डिलीवर करते हो, ब्रीच एक्सट्रैक्शन इज ओनली इंडिकेटेड इन रिटेन सेकंड ट्यूब। क्यों? इसमें क्योंकि फर्स्ट भी निकल गया, इतना बड़ा इतनी तो बड़ी पेल्विस है, डायलेटेड पेल्विस ओपन है, ऑस ऊपर है, तो उसमें कर सकते। इसमें क्या होगा, फुट तो बड़े बारीक से है, ये ऑस में से आ गया, ये बाकी बॉडी स्टक कर जाएगा, इस वजह से आप नहीं करते हो। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, ब्रीच कैसे डिलीवर करना है। ब्रीच की डिलीवरी रिया है क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रीच आ जाते हैं। देना हमने आपके पेपर कहीं और से आ गए, कहीं से नहीं ये आपने बेबी को जो है ब्रीच है, ब्रीच में टाइप्स ऑफ ब्रीच और एक्सटर्नल कपेलिक वर्जन कैसे करना है, कितने वीक्स से करना है, और इसको बेबी को आपने बताना है कि आई विल डिस्क्लोज द प्रेजेंटिंग पार्ट, और उसके बाद बताना है कि बिफोर द परफॉर्मिंग द प्रोसीजर आई विल रूल आउट ऑल द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द एक्सटर्नल कपेलिक वर्जन, will find the valid indication for the procedure and then will go for the procedure. उसके बाद I will take an informed consent and will also tell my patient about its complication and the need of the emergency cesarean section in case of any complication. क्या है complication? Rupture हो गई membrane, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, फीटल ब्रैडिकार्डिया आ गया, तो इन सारी कंडीशंस में आपने क्या करना है, आपको सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। आपने क्या करना है, यहाँ से लोअर सेगमेंट से ब्रीच को लेना है और इसको आपने क्लॉकवाइज जेंटली रोटेट करना है, रोटेट करके, और इस हाथ से इसको क्या रखना है, फ्लेक्स रखना है, और जेंटली रोटेट करके आपने इसको दोबारा इस तरह की पोजीशन देना है। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल कपेलिक वर्जन जो कि आपने करा। फिर बाकी तो सारे कुछ भी नहीं करना, फिर अगर ये हो जाता है तो फिर आप करते हो 37 वीक्स से करते हो, जब तक नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है।